Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage Mathematics, IIT JEE मेंस और एडवांस की आपकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये पूरा पैकेज है 5 किताबों का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारी चीज़ें करेंगे, बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव मैनर में करेंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी करवाएंगे। आप जानते हो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने को आपको नहीं कह रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर सर्कल्स और इसमें आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस के दिए हुए क्वेश्चंस की। ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइजेस की सीरीज चल रही है जहां पर हम हर कंसेप्ट को रिवाइज या कंसोलिडेट कर रहे हैं और इसी के बाद आएंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस चैप्टर पर बेस्ड और इस तरीके से पूरा चैप्टर हम करेंगे कवर। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं कि सर इसमें होने क्या वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई-बुक्स के लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में बात क्या है। सर सारी बातें छोड़ो, कुछ चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, कुछ चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। कौन सी चीज़ें? देखो आप ना क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करो। इक्वेशन पूछी जा रही है एक सर्कल की, ठीक है सर, which touches the equation of a circle which touches the axis, मतलब पूछी जा रही है, दी जा रही है, जो भी है देख लेंगे, जो कि ये आपके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है which touches the axis of coordinates and lines। तो एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है, एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है। कुछ याद आया स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूं एक ऐसे सर्कल की जो दोनों एक्सिस को टच करता है, आप इमेजिन करो ये आपका लेट्स से वाई एक्सिस है, ये आपका लेट्स से क्या है भाई वाई एक्सिस, और लेट्स से सर ये आपका है एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, है ना। अगर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं और अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जो दोनों एक्सिस को टच करता है तो उस चारों क्वाड्रेंट में बन सकता है, बट अभी फिलहाल मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ले रहा हूँ। किसी बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? अब एक बात आप खुद सोचो कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनाया है सर। आप इस लाइन को देखो ना, x/3 + y/4 = 1, 3,0 और 0,4। अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, जो कि आपकी कहाँ से पास होती है सर, जो कि आपकी यहाँ से कुछ ऐसे इस तरीके से पास होती है सर, कि वो इस सर्कल को बेशक टच तो करती है, लेकिन वो कैसे टच करती है? वो इस सर्कल को इस तरीके से टच करती है कि वो एक्स एक्सिस पर आपके 3,0 पर इंटरसेप्ट लेती है और वाई एक्सिस पर 0,4 वाला इंटरसेप्ट लेती है। क्या इस बात से कोई आपत्ति? मैं एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन में जाना चाह रहा हूं जो कि क्लियरली दोनों एक्सिस को टच करता है, और सर मैं भूल तो नहीं रहा हूं ना कि अगर दोनों एक्सिस को अगर कोई सर्कल टच करे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर का, दोनों सेम होते हैं और उसकी रेडियस भी वही होती है, उसका मॉड। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। और ये सर्कल इस स्ट्रेट लाइन को, जो कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट्स का और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 4 यूनिट्स का इस तरफ डायरेक्शन में इंटरसेप्ट मारती है, मतलब ये लाइन। तो सर मेरे ख्याल से तो बड़ी आसान सी बातें हैं, बहुत सुलझी हुई सी बातें हैं, ज़्यादा तकलीफ वाली बातें ही नहीं हैं ये बहुत डिफिकल्ट बातें ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है सर? समझो बात को। ये आपका क्या है सर्कल, इस सर्कल को जरा गौर से देखो। वो कह रहा है ये आपके गिवन सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है सर। मान लिया आपके अकॉर्डिंग अगर सर ये उस गिवन सर्कल की इक्वेशन है, whose center lies in the first quadrant is this, तो आप सोच के बताओ आपके अकॉर्डिंग इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक बार आप सोच के बताओ स्टूडेंट्स। बस एक छोटे से करेक्शन के साथ, जो कि आप खुद देख पा रहे हो, ये एक टाइपो आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ -2cx नहीं होगा सर, यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको -2cy भी दिखेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? प्लीज इस बात को समझो। यहाँ पर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर्ड है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप खुद समझो। इसका हाफ सी और इसका हाफ सी, तो c, c होना तय है, और इसकी रेडियस भी c होगी। आई होप आप देख पा रहे हो, इसकी रेडियस भी क्या होगी, c। क्या बात आपको समझ आ रही? और एनीवे यहाँ से चेक कर लो, c² + c² - c², तो c² से c² कैंसिल, एक c² जो बचेगा उसका अंडर रूट आप लेंगे तो c ही आएगा। तो इस तरीके से आपका ये कुछ बन रहा है। बात जो निकलकर फाइनली आ रही है वो ये कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तो बस आपसे ये कहूँगा कि सर्कल के सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उसकी लेंथ इस लाइन पर जो होगी वो क्या होगी, इसकी रेडियस के इक्वल। यही एक स्टेटमेंट है जो हम कई दफ़ा इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, बार बार, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूं आपसे c, की इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो c × 1/3 यानी c/3, c × 1/4 यानी c/4,
माइनस ऑफ कोर्स 1, इसका क्या लेंगे आप मॉड, डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9, 1/4 का स्क्वायर कितना 1/16, और इस तरीके से आप इसका ले लेंगे अंडर रूट, और ये किसके इक्वल होगा सर, इसकी रेडियस के। अगर आप इतनी सारी मुश्किलों से बचना चाहते थे, इसको इतना कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन से बचाना चाहते थे, तो आप इसे लिख सकते थे 4x + 3y - 12। उससे मेरे ख्याल से और आसान हो जाता, बट ठीक है अब कर लिया है तो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। अब क्या करने वाले हो सर आप, अब मेरा कहना है देखो भाई ज़रा ध्यान से देखो, ये बन जा रहा है 4c, ये बन जा रहा है 3c, और ये बन जा रहा है -12। अगर मैं पूरा एक एलसीएम ले लूँ तो क्लियरली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर में, देखो आप ध्यान से, तो क्या हो जा रहा है 3 का 12 मतलब 4 टाइम्स, 4 का 12 3 टाइम्स, और 12 × 1 12, तो ये हो जाएगा कितना 12, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा होगा। अभी तक देखो आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 16 + 9, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा, मतलब पता नहीं क्यों हमने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बिल्कुल आ रहा है, वो आ ही रहा था, एक और लाइन में करता और आ जाता, पर मैं कह रहा हूँ इसे फटाफट ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो। देखो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4x + 3y, और 12 जो डिनोमिनेटर में आएगा वो उधर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये वही स्ट्रेट लाइन है, ये यही स्ट्रेट लाइन है, और इसकी मैं c, से अगर डिस्टेंस निकालूँ तो मैं लिखूंगा 4c प्लस क्या 3c -12। आई थिंक अब ज़्यादा आसान दिख रहा है आपको, और समझ आ रही हैं चीज़ें। और डिनोमिनेटर में क्या 3 और 4, आई थिंक पाइथागोरस इंटरपोलेट, तो कितना आ जाएगा 5। आई होप आप ये बात जानते हो। और ये किसके इक्वल होगा, इसकी रेडियस c के। सर बड़ी बेसिक सी बात है, 5 को वहाँ पहुँचा दो, तो 5 को यहाँ पहुँचाते हैं, तो 5 कितना हो जाएगा 5c। सर एक और काम करो, मॉड हटा दो, तो जैसे ही मॉड हटाया तो मॉड हटाने से यहाँ पर क्या आ जाएगा +-। एक और छोटा सा काम कर लो सर, 4 और 3 कितना होता है 7, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7c। ये कितना हो जाएगा भाई 7c। अब एक और काम कर लो सर, ये -12 को वहाँ पहुँचा दो, तो ये कितना हो जाएगा +12, कोई दिक्कत तो नहीं। और 5c को यहाँ ले आओ, तो 5c को यहाँ ले आए, अगर 5c को यहाँ ले आए तो ध्यान से देखो भाई, ये है 7c, फिर आएगा 5c इधर, तो वो हो जाएगा +-5c = 12। अब आप एक बात खुद सोच के बताओ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, काम की बात है। 7c - 5c, ध्यान से देखो, 7c - 5c कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2c = 12। एक और बात, 7c + 5c यानी कितना 12c = 12। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी 6, और यहाँ से c की वैल्यू 1, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी सर, कौन कौन सी 1 और 6, यानी ऑप्शन ए और डी। क्या यहाँ तक किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो स्टूडेंट्स, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो अच्छे से चीज़ें समझ लो। आई थिंक ये आज का सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये जो सर्कल था ये इन दोनों एक्सेस को टच करता था और इस स्ट्रेट लाइन को टच करता था। तो बड़ी बेसिक सी बात हमने अप्लाई की। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये टाइपो जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने नोटिस किया हो कि सर इस सर्कल के सेंटर से इसकी टेंजेंट की परपेंडिकुलर लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल होगी। बस उतनी सी बात हमने की और वहीं से हमने सी की वैल्यूज निकाली जो कि आई 1 और 6। आई थिंक एक आसान क्वेश्चन था, आसानी से सोचा जा सकता था, पर बिल्कुल याद रखना ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस होंगे तो आप ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, है ना। इस तरीके से चीज़ें आप करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस क्वेश्चन के बाद आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इसे ज़रा ध्यान से देखो और क्या लिखा है मुझे ज़रा समझ के बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चन है। आई विल हेल्प यू इन विजुअलाइजिंग दिस क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो भाई, आपके पास पहले तो एक सर्कल है और एक पॉइंट है सर √3, 1। देखो आप इस सर्कल में पास करो 3 + 1 4, है ना। तो क्लियरली 3, 1 इस सर्कल पर लाई करता है, उसने खुद बोला। तो एक पॉइंट है P जो कि है √3, 1। और अगर इस सर्कल को आप देखो तो मुझे ज़्यादा कुछ सिखाने, कहने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कहोगे कि ये जो सर्कल है सर, ये जो सर्कल है ये क्लियरली आपका कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर, मतलब वाई और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन है ना, ओरिजिन पर इसका सेंटर लाई करता है। जो आप खुद ये बात देखकर आसानी से बोल पा रहे होंगे बिना ज़्यादा इस चीज़ को घुमाए फिराए। क्या मेरी इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं है भाई? तो आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब आप एक बताओ √3, 1 सर, क्लियरली ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ कहीं होगा। लेट्स से ये वो पॉइंट है आपका जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं √3, 1। और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0, और इसकी रेडियस है 2। इतना तो सबको दिख रहा है। बिल्कुल सर। अब क्या बोल रहा है वो, ये जो पॉइंट है P, ये 1/4 ऑफ द सर्कल मूव करता है। अब 1/4 ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या, इस बात को समझना, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को इसके सेंटर से कनेक्ट करता हूं,
तो एक क्वार्टर क्या होता है, मतलब एक सर्कल का चौथा हिस्सा। एक सर्कल का चौथा कैसे पूरा होता है 360 डिग्री, तो 360 का फोर्थ यानी कितना 90 डिग्री। तो ये यहां से 90 डिग्री रोटेट करता है। सर आप अपनी मर्जी से क्यों कर लेते हो चीजें, आपके घर का राज है क्या, मतलब आपने क्यों मान लिया कि यहां से वो इधर ही गया, वो यहां से क्वार्टर जो 1 क्वार्टर लेंथ लिया, जो 1 क्वार्टर डिस्टेंस ट्रैवल किया इसके आर्क पर या इसकी सर्कमफेरेंस पर, वो एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रैवल किया, या आपने से अपने मन से क्यों मान लिया? बिल्कुल नहीं मानेंगे, गलत बात है। तो मैं कहूंगा नहीं सर, इसके अलावा ये भी तो संभावना थी कि वो इस डायरेक्शन में चला जाता। बिल्कुल पूरी बेशक संभावना है। बात समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ था और यहाँ से ये 90 डिग्री ट्रैवल करके इधर आ जाता, या ऐसा भी हो सकता था ये पॉइंट यहाँ से 90 डिग्री ट्रैवल करके यहाँ जाता। कहाँ? यहाँ। दोनों संभावनाएं पॉसिबल है। फिर क्या किया उसने, वो ट्रैवल करता है क्वार्टर ऑफ द सर्कल और टेंजेंशियली मूव कर जाता है। यहाँ से वो टेंजेंशियली निकल जाता है, मतलब या तो यहाँ से निकल जाएगा ऐसा, या फिर यहाँ से निकल जाएगा कुछ ऐसा। क्या ये बात आप समझ पाए? आई थिंक क्वेश्चन यहाँ तक तो आसान है, क्वेश्चन में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। अब क्या हो रहा है सर, अब वो ये कह रहा है, प्लीज इस बात को सुनिएगा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग विच द पॉइंट मूव्स आफ्टर लीविंग। तो वो किस लाइन पर, किस पाथ पर मूव कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है। सर इस लाइन की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। कैसे आसानी से? मुझे कौन सी लाइन की इक्वेशन चाहिए सर? मुझे एक्चुअली या तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए या इसकी, या टेक्निकली दोनों की। सर दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालना बहुत टफ टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लीज इस बात को समझो स्टूडेंट्स, आपने एक बात तो क्रैक की। क्या सर? आपको ये एंगल पता चल सकता है, आपको ये एंगल पता चल सकता है। फिर बस आपको ये करना है कि उसमें आप इधर कुछ घुमा देना और इधर कुछ घुमा देना, तो उससे आपको इन दोनों लाइंस की स्लोप पता चल जाएंगी। आपको बेशक इस लाइन तक की भी स्लोप पता चल जाएगी और इस लाइन की भी स्लोप पता चल जाएगी, जो कि आप बेसिक ज्योमेट्री से निकाल लोगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं हिंट दे रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। अगर इन दोनों लाइंस की स्लोप आ गई तो इक्वेशन तो सर अभी बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ये लाइंस की स्लोप पता चली, वो भी अभी मुझे किसकी? इस लाइन की और इस लाइन की। मुझे तो अभी इस लाइन की और इस लाइन की भी स्लोप चाहिए, जो कि निकाल लेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये पूछना है सर, मेरा आपसे ये पूछना है कि प्लीज इस बात पे गौर फरमाएं, मुझे इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए ना सिर्फ स्लोप्स बल्कि वो किस पॉइंट से पास होती हैं वो भी तो पता करना पड़ेगा। दोनों हिंट, दोनों क्लू आपको दे दिए। आपको पता क्या करना है? आपको पता करनी है इन दोनों लाइंस की स्लोप्स, और दूसरा ये दोनों लाइंस किस पॉइंट से पास होती हैं। मेरी हिंट आपको, सलाह बस इतनी सी है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अप्रोच इस क्वेश्चन में लगनी है, वो सारी बातें या तो फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम या सेकंड चैप्टर स्ट्रेट लाइंस में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। आपको सारी बातें पता है। एक बार बस इस पार्ट को, उस फिगर को जो आपकी सहूलियत के लिए, जो आपकी हेल्प करने के लिए ड्रॉ किया है, उसे ध्यान से देखो। मेरा यकीन करो आप बहुत आसानी से उसे क्रैक कर लोगे। मेरा यकीन करिए अब बहुत आराम से उसे क्रैक कर लोगे। देखो मैं हेल्प करता हूँ थोड़ा सा बताने की, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ज़्यादा दूर नहीं सोचना है। आप सारी बातें छोड़ो, आप तो बस ये बताओ सर, आप बस ये बताओ, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं? क्यों नहीं? अच्छा ऐसे सोचो, ये है √3 1 और ये है 0 0। मुझे बस ये बता दो ये एंगल कितना है। क्या आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने एंगल निकाला? सर एंगल निकालना है ना, इंक्लिनेशन निकालो। कैसे? स्लोप के थ्रू जाते हैं। y2 - y1 सो 1 - 0 अपॉन x2 - x1 यानी √3 - 0। तो ये आ रहा है tan थीटा। यहाँ का जो ये थीटा है, यहाँ का ये जो थीटा है उसका tan थीटा आ रहा है 1/√3। उसका tan थीटा कितना आ रहा है? वो जो थीटा है, ये जो थीटा है, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थीटा, वो tan थीटा आ रहा है 1/√3। मुझे बताओ tan का कौन सा एंगल 1/√3 होता है? सर ये होता है कितना? 30 डिग्री। आपको याद है स्टूडेंट्स ये कितना होता है? 30 डिग्री। आई होप आप भूले नहीं हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है सर? थीटा की वैल्यू आती है 30 डिग्री। आई होप इस बात से हम काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे। तो ये जो एंगल निकला सर ये था 30 डिग्री। अच्छी बात है सर, मान लिया आपकी बात। अब मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट तक। आप सारी बातें छोड़ो, आप ये बताओ, आप बस ये बताओ, ये है 30, ये है 90, है कि नहीं? बिल्कुल है सर, 1 क्वार्टर ट्रैवल किया। 90 + 30 कितना? 90 + 30 120। ये पूरा है 180, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना? सर ये हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, इस सर्कल की रेडियस पता है क्या? सर इस सर्कल की रेडियस 2 यूनिट्स है। तो आप सोच के देखो ना, ये आपका क्लियरली कहाँ आ रहा है? क्लियर सा विजुअलाइजेशन है सर। ये आपका आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं इसे -2 cos
60 कॉमा प्लस 2 कॉस नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2, ऑफ कोर्स इसे आप लिखोगे साइन, ये क्या हो रहा है भाई, प्लस 2 साइन 60 लिख सकता हूँ क्या? आप प्लीज़ इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। आपने कैसे लिखा सर? मैंने बेसिक सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में सोचा, इस बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन स्ट्रेट लाइंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया है। मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, मुझे एंगल पता है, तो मुझे क्या निकालनी है? ये लेंथ और ये लेंथ। बस ये जो लेंथ निकालोगे उसके लिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रखना, क्योंकि ये एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है, और ये जो लेंथ निकालोगे वो एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही है, तो इसे पॉजिटिव ही रखना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो इस पॉइंट को कह देता हूँ P और थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को कह देता हूँ Q, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? तो सर आप कहोगे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, cos 60 कितना होता है? सर cos 60 होता है sin 30 जितना। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो -2/2 -1, तो P का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा? -1। सिमिलरली sin 60 होता है √3/2, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3, तो ये कितना आ जाएगा सर? -1, √3, ये हो जाता है P। क्या इसी आधार पर, क्या इसी बेसिस पर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो क्या Q नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों निकाल सकते हैं। कैसे सर? सोच के देखो, अगर मुझे कोई पूछे Q के कोऑर्डिनेट्स, तो Q के कोऑर्डिनेट्स को लेके मैं क्या टिप्पणी करूंगा? ध्यान से देखो भाई, बड़ा मजेदार सा बात है। आप बताओ सर, ये कितने डिग्री से घूमा? सर ये घूमा 90 डिग्री से। 90 में से ये एंगल ऑलरेडी 30 था, तो फिर से वही बात सर, आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि ये कितना होगा? ये होगा 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी आप q के कोऑर्डिनेट्स क्या कहोगे? मैं q के कोऑर्डिनेट्स वही बात, ओरिजिन से q तक की डिस्टेंस 2, तो इसे मैं लिखूंगा 2 cos 60 पॉजिटिव और -2 sin 60, बट ऑफ कोर्स नेगेटिव। क्या मेरी बातों से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आप सभी को? क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? तो Q को लेके हम क्या कहेंगे भाई? सर Q को लेके हम कहेंगे 2 cos 60 -2 sin 60, है ना। cos 60 यानी वही बात वापस sin 30, है ना। sin 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 से 2 यानी 1, तो ये कितना बचेगा सर? ये बचेगा 1। कोई तकलीफ तो नहीं है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बस एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए स्टूडेंट्स, एक बार बस मुझे चेक कर लेने दीजिए। ये पूरा था 90 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, है ना। ये था अगर 60 डिग्री, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 1/2, 1/2 यानी ये गया। उधर आप देखोगे तो sin 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा -√3। अब मेरा बस आपसे ये कहना है कि आपको P और Q पॉइंट्स पता चल गए हैं? पता चल गए हैं क्या? आई थिंक सर बहुत बड़ी विशेष बहुत टफ बात नहीं है, आपको P और Q दोनों ही पॉइंट्स बड़े ही आसानी से पता चल चुके हैं। अब चूंकि आपको P और Q पता चल गए हैं, तो क्या आप P और Q की इक्वेशन नहीं लिख सकते? P और Q की इक्वेशन लिखने का एक तरीका तो ये कि मैं अब P और Q की स्लोप निकालूं, विच इज़ एब्सोल्युटली एन एब्सर्ड आइडिया, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? अभी तो आप ये कह रहे थे कि आप इस लाइन की स्लोप निकाल लो, इस लाइन की स्लोप निकाल लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ ही गया है। मैं कह रहा हूँ आप सारी बातें छोड़ो, क्या आपको ये बात याद नहीं है? क्या आपको ये बात याद नहीं है कि अगर एक सर्कल है और सर्कल में किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, जैसे ये आपका सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन क्या है सर? ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसको आप मान लेते हो x1, y1। सर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस टेंजेंट की इक्वेशन, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? तो आप कहते हो t = 0, कहते हो कि नहीं? तो सर t = 0 मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन को मैं कहूँगा x(x1) + y(y1) + g टाइम्स x + x1 + f टाइम्स y + y1 + c = 0। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है, भूल गए हो क्या? तो सर यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है? आपका सर्कल क्या है? x² + y² = 4। आपका सर्कल क्या है? x² + y² = 4, और ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं जिन पर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो इन टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखना कौन सा बड़ा मुश्किल या टफ टास्क है? आई थिंक नहीं है, तो निकाल लेते हैं सर। ध्यान से देखना, -1, √3 पर टेंजेंट की सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 4। पहला पॉइंट कौन सा है सर? आप ड्रॉ कर रहे हो -1, √3, -1, √3, तो -1 × x -x
√3 इंटू वाई, सो ये हो जाएगा √3y और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कौन सी टेंजेंट है भाई? ये आपकी इस टेंजेंट की इक्वेशन है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, उस टेंजेंट की इक्वेशन सर 1 -√3। अब एक और पॉइंट कौन सा है? 1 -√3, तो 1 -√3 मतलब 1 इंटू x -√3 इंटू वाई यानी -√3y और 4 इधर लाई तो -4 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो, -x प्लस √3y है ना, -x प्लस √3y -4, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? आई थिंक ऑप्शन बी बन सकता है। अगर मैं -x -4 को उधर ले जाऊं तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑप्शन बी नजर आ रहा होगा। आई थिंक आप मैच कर पा रहे हो। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो भाई, अगर मैं √3y को एक तरफ रखूं, √3y को एक तरफ रखूं तो ये हो जाएगा 4 - x, तो ऑप्शन डी तो नहीं है ना। अगर मैं √3x बनाऊं तो ऑप्शन सी तो नहीं है, बट ऑप्शन ए देखने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 4, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं, मैं कुछ शायद मिस कर रहा हूँ थोड़ी सी रश में। ऑप्शन ए y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 4, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। q के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो थे 1, -√3, और अगर ये रखा तो 1 -√3, y और -4, बिल्कुल सही। और इस बेसिस पे ऑप्शन सी देखें तो वो हो जाता है कितना? ऑप्शन सी तो मुझे मुश्किल लग रहा है। ऑप्शन डी जो है √3y इज इक्वल्स टू x -4, हाँ ये सही है ना, पता नहीं क्यों मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। देखो भाई, √3y अगर उधर गया तो x -4 ही तो बचेगा, तो बिल्कुल सही सर, पता नहीं क्यों आप ध्यान से देखते नहीं हो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इस बेसिस पे आप दो ऑप्शंस कौन कौन से बी और डी मार्क करोगे। ट्रिकी पार्ट बस ये था कि आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल पाते और कैसे, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक से विजुलाइज करके। क्या ये बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था? आई थिंक नहीं था। तो आई थिंक आप चीज़ें सोच पाए, और अगर चीज़ें समझ पाए तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है वो ज़रा ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़ो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चन है। इसे प्लीज़ अच्छे से ट्राई करो। पहले मैं समझाऊँ या ना समझाऊँ, एक बार आप ट्राई ज़रूर करो। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चन है, जो आप सभी से होना चाहिए था। देखो क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले तो बात समझना, नॉर्मल टू दिस सर्कल, क्या मतलब ये कि इस सर्कल का एक नॉर्मल, सर सारी बातें छोड़ो, इस सर्कल का नॉर्मल मतलब आई होप आप जानते हो कि सारे ही सर्कल्स के नॉर्मल्स उनके सेंटर से पास होते हैं, क्योंकि उन पर नॉर्मल होते हैं, सारे वो डायमीटर्स होते हैं। तो अगर इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का सेंटर है 0,0, मतलब वो इसके सेंटर 0,0 से पास हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन 0,0 से पास हो रही है। तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? सर उसकी इक्वेशन क्लियरली y इज इक्वल टू mx फॉर्म में होगी, प्लस सी तो रहने से रहा। वो जो लाइन है, वो जो नॉर्मल है, वो इस सर्कल को डिवाइड करती है। कौन से सर्कल को? एक ऐसे सर्कल को जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, एक ऐसे सर्कल को जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4 और इसकी रेडियस है 2, इसकी रेडियस है 2, है ना। इस सर्कल को किसी एक प्रपोर्शन में ये डिवाइड करती है। मैं मान लेता हूं ये जो लाइन है y = mx, ये कुछ ऐसी लाइन है, ये कुछ ऐसी लाइन है, ध्यान से सुनना, बस ऐसे ही रैंडम बना ले रहा हूं, है ना। ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है सर? ये आपकी वो लाइन है जो कि है y = mx। कोई तकलीफ तो नहीं है? अब ऑफ कोर्स इस स्ट्रेट लाइन ने इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जो कि है π - 2 3π + 2, और मैं देख पा रहा हूं कि बराबर तो है नहीं है हिस्से, एक हिस्सा थोड़ा छोटा है, काफी छोटा, और एक हिस्सा काफी बड़ा है। देखो पाई में से 2 सबट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पाई का ट्रिपल करके 2 ऐड किया, तो ऑफ कोर्स एक सेक्शन बड़ा होगा और एक सेक्शन छोटा होगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इस सेक्शन का जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया, ये जो रीजन है इसका एरिया डिवाइडेड बाय इस रीजन का जो एरिया है, वो रेशो आपको ये दिया हुआ है। कोई तकलीफ तो नहीं? सर कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, इस पे बात कर लेते हैं। सर मेरा कहना है ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात अगर मुझे पता चल जाए, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात। क्या? देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करूँ, देख रहे हो क्या आप लोग, और इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करूँ, ठीक है क्या, और मैं मान लूँ कि सर ये जो एंगल है ये है लेट्स से थीटा। सर एक बात बताओ, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? सर इस सर्कल की रेडियस है 2, तो कहना है से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी। मैं कुछ बातें कह लेता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ A, इसे कह देता हूँ B और इसे कह देता हूँ C। कोई तकलीफ तो नहीं है? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। आपकी सहूलियत के लिए मैं इन पॉइंट्स को कुछ ऐसे रैंडम नाम ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया D, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया E, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया F और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया G।
क्यों लिया अभी आपको रियलाइज करवाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अब एक बात बताओ, बहुत सोच के समझ के बोलना है स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात बताओ, इस पूरे सर्कल में अगर मैं आपसे पूछ रहा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, इसका एरिया, सर इसका तो पूछा ही नहीं है, पर मैं पूछ रहा हूं, मान लो मैं आपसे इस रीजन का एरिया पूछ रहा होता तो आप क्या कहते हैं? हम कहते सर पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है वो निकाल लो। सर पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना? रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 2 तो 2 का स्क्वायर यानी 4, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई। लेकिन सर पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, उसके थीटा पोर्शन का चाहिए। किसके? पूरा सर्कल होता है 360, मुझे थीटा डिग्री का चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? थीटा अपॉन 360। 360 को भी थोड़ी देर के लिए 2 पाई कह दें क्या? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसे लिख देता हूँ क्या? थीटा अपॉन 360। तो इसका एरिया है 4 पाई, लेकिन मुझे कौन सा एरिया चाहिए? मुझे चाहिए थीटा अपॉन 360 डिग्री वाले रीजन का एरिया। मेरी बातें बहुत प्रॉब्लमैटिक तो नहीं हो रही हैं स्टूडेंट्स? अभी हमने कौन सा एरिया निकाल लिया? अभी सर आपने ये वाला एरिया निकाल लिया, लेकिन एक मिनट सर, यहाँ तो जाना नहीं था, यहाँ तो जाना नहीं था, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, अभी मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो शैलाई से कि सर जो एरिया आपने निकाला है, जो एरिया आपने निकाला है, अगर उसमें से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया बचा हुआ मिल जाएगा। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो क्या? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या मैं जानता हूं किसी ट्रायंगल का एरिया जिसकी मुझे साइड्स की लेंथ दे दी जाए और उनके बीच का एंगल दे दिया जाए? सर हाफ दोनों साइड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल? द एंगल विच इज कंटेन्ड बाय दोस टू साइड्स, विच इज क्रिएटेड बाय दोस टू साइड्स। तो मैं क्या कहूंगा? इस ट्रायंगल ABC का एरिया वो कितना होगा? मैं इस पूरे एरिया में से, जो जस्ट अभी हमने निकाला, इस पूरे एरिया में से वो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कितना होगा सर? वो होगा हाफ, है ना, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट यानी 2 × 2 और उनका कंटेन्ड एंगल साइन थीटा। तो ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट्स, ये आपका ये वाला पार्ट है। आई होप बातें समझ आ रही है। अच्छा सर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? अब डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो ये तो हुआ आपका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या है? गौर से देखो भाई, सर डिनोमिनेटर निकालना तो आसान है। ऐसे कैसे आसान है? बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर क्यों आसान है? कि सर अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्यों नहीं मुझे ये रीजन का एरिया मिल जाएगा? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं? तो बिल्कुल सर ऐसा कर लो। कैसा कर लो भाई? मैं क्या कर रहा हूँ? पूरे सर्कल का एरिया, वो वही बात पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब कितना? पाई आर स्क्वायर मतलब आपका पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर, आर कितना? 4 का स्क्वायर। और इसमें से मैं किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? सर इसमें से मैं इस रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इस रीजन का जो एरिया है वही तो न्यूमरेटर में लिखा है। तो ये जो एरिया आप ढूंढ रहे हो, जो सब्ट्रैक्ट करना है, वो यहां पर न्यूमरेटर में लिखा है। तो टेक्निकली पूरे सर्कल के एरिया में से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत डिफिकल्ट बातें तो नहीं कह रहा हूं। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट किया तो देखो भाई क्या मिलेगा? सर ये मिलेगा 4 पाई इंटू थीटा अपॉन 360, और माइनस किया तो ये हो जाएगा प्लस कितना? 1/2 इंटू 2 मैं भी कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। ये आपका रेशो है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आपका रेशो है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आपका रेशो है कौन सी साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर यही जो रेशो है, यही जो प्रोपोर्शन है, ये किसके इक्वल है? ये पाई -2 इज टू 3 पाई प्लस 2। ये किसके इक्वल? पाई -2 अपॉन 3 पाई प्लस 2 इस रेशो के इक्वल है। इस पार्ट को जरा ध्यान से देखो, इस पार्ट को जरा अच्छे से समझो, और कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे यहां से चीजें आगे बढ़ने में मदद करो। क्या यहां तक किसी भी स्टेप में कोई डाउट है? अभी तक जो भी बातें हमने लिखी, आई थिंक बहुत सिंपल सी सॉर्टेड सी बातें लिखी, बस अपनी सहूलियत के लिए। सर जब आप सब चीज़ें रेडियन में ही कर रहे हो तो क्या 360 को मैं 2 पाई से रिप्लेस कर दूं तो चलेगा क्या? तो यहाँ पर मैं 360 को 2 पाई से और यहाँ भी 360 को 2 पाई से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। आई होप इस बात से कोई आपत्ति या तकलीफ नहीं है। अब सर जब आप सिंप्लीफाई करना ही चाह रहे हो तो आप क्या करोगे भाई? हम कहेंगे 2 पाई का 4 पाई कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली सर ध्यान से देखो, 2 पाई का 4 पाई 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। कोई दिक्कत या कोई डाउट तो नहीं है भाई? सर अभी तक तो नहीं है। अब अगर मैं चीज़ें आगे सॉल्व करना चाहूँ तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 2 थीटा, तो सर ये तो न्यूमरेटर में है कितना? 2 थीटा, माइनस सर ये है -2 साइन थीटा, तो इसे लिख देते हैं -2 साइन थीटा।
व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो है वो है 4 पाई, डिनोमिनेटर में जो है वो है 4 पाई माइनस, ध्यान से देखो कितना, 2 थीटा और क्या सर, प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं सर, इतनी आसान सी चीज़ थी, बिल्कुल इतनी आसान सी चीज़ थी। राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है सर, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है पाई माइनस 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 पाई प्लस 2। आई थिंक सर अब वक्त आ गया है कि अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना है तो कैसे सोचेंगे, देखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरा विचार ये होगा कि 3 पाई प्लस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 3 पाई प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया। थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि थोड़ा वल्नरेबल जोन है, चीज़ें हटेंगी, मल्टीप्लाई होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, बहुत कुछ होगा, तो बस थोड़ा केयरफुली करिएगा, है ना। 3 पाई प्लस 2 को आपने किया 2 पाई माइनस 2 साइन थीटा से, तो सॉरी 2 पाई या कितना सर, ये है 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये है 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। वैसे आप 2 भी कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं हम, एक सेकंड बस रुकिए स्टूडेंट्स, मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 गया, यहाँ पे बचेगा 2 और ये हट जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक चीज़ें आसान है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, इससे बेहतर लैंग्वेज हम लिख लेंगे थीटा माइनस ऑफ कोर्स क्या साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब आगे सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा, इस तरफ क्या जा रहा है, ये है पाई माइनस 2, राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड पर आपको मिल रहा है पाई माइनस 2, जिससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई माइनस 2 से 2 पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको इससे ज़रा सिंप्लीफाई करना है, करते हैं सर, देखते हैं चीज़ें कैसे निकल कर बनकर आ रही हैं। देखो भाई, 3 पाई इंटू थीटा तो ये हो जाता है 3 थीटा पाई, 3 पाई इंटू साइन थीटा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई साइन थीटा, है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई, 2 पाई स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ क्या, फिर ये हो जाएगा कितना, पाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थीटा पाई, है ना, और पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 पाई, है ना, फिर हो जाएगा प्लस 2 थीटा, है ना, और फिर दिखेगा माइनस 2 साइन थीटा। कोई गड़बड़ तो मैंने नहीं की है, बस थोड़ा सा वल्नरेबल जोन है क्योंकि थीटा पाई सब कुछ आप अलग अलग चीज़ों से डील करते चले जा रहे हो। तो एक बार बस क्रॉस चेक कर लो कि पाई से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई थीटा प्लस पाई साइन थीटा, और माइनस 2 से किया माइनस 4 पाई प्लस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। गलती होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा बस ध्यान से करना, कोई भी एक प्लस माइनस साइन गड़बड़ हुआ ना आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहीं 2 मिनट लेके कर लो, पूरा सॉल्व कर दोगे गलत करके फिर पूरा चेक करोगे। इससे अच्छा जहां भी लगे कि सर थोड़ा वल्नरेबल जोन है, थोड़ा सेंसिटिव जोन है, वहां एक बार थोड़ा देख लो रुक के, हड़बड़ाहट में मत रहो, रश में गलतियां होती हैं, है ना। सर अब आप देखो चीज़ों को समझो, मुझे एक तो दिख रहा है कि ये 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल कर दो सर, आप सभी को दिख रहा है क्या। एक बात आप सब नोटिस करो स्टूडेंट्स कि देखो सर, आप माइनस 2 साइन थीटा से आप ये माइनस 2 साइन थीटा को कैंसिल कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर आपको, और कुछ छटता हुआ कैंसिल होता हुआ छटता हुआ दिख रहा है क्या भैया हमें सर, इससे ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर आप देखो तो अब चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करें, जो होना होगा हो जाएगा, बिल्कुल सर ऐसा ही कर लेते हैं, है ना। देखो भाई, अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मैं कहाँ लेकर आता हूँ, पहले तो देखो ये लिखा है 3 थीटा पाई और ये थीटा पाई इधर आता है, तो 3 थीटा पाई में ये थीटा पाई ऐड किया तो ये हो जाएगा कितना, 4 थीटा पाई। क्या तकलीफ है किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी। अब क्या करने वाले हैं सर, अब ध्यान से सुनना सर, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखो, ये लिखा है माइनस 3 पाई साइन थीटा और ये लिखा है प्लस पाई साइन थीटा, ये उधर आया तो माइनस पाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई साइन थीटा। क्या ये बात आप सभी को समझ आई, क्या इस बात तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब एक छोटा सा काम और आपको कर लेना है सर, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई। तो हमने इन दोनों को भी कंसिडर कर लिया और आई थिंक अब हमने सारी चीज़ें कंसिडर कर ली हैं, बस एक छोटी सी गड़बड़ कि 2 पाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा और 4 पाई इधर आएगा तो पॉजिटिव। कुछ और चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ तक स्टूडेंट्स, इसे एक बार अच्छे से देखो।
अब एक ज़रूरी बात आप सब नोटिस करोगे क्या कि सर देखो आप सब में 2 पाई 2 पाई 2 पाई दिख रहा है, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे ही 2 पाई कॉमन लिया तो यहाँ से 2 पाई, मतलब 2 पाई से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 पाई यहाँ से लिया तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2 थीटा। सबको दिख रहा है क्या, ध्यान से देखते जाना सर। 2 पाई यहाँ से लिया तो 2 पाई, तो ये क्या बचा -2 साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं सर। यहाँ से 2 पाई ले लिया तो ये बचा कितना, -पाई, और यहाँ से 2 पाई ले लिया तो ये बचा +2 = 0। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ रही हैं क्या। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 पाई तो ये 4 पाई थीटा, 2 पाई तो ये 4 पाई साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 पाई, बिल्कुल सही। अब सुनना, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2 साइन थीटा को उस तरफ लेकर जाता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर मैं -2 साइन थीटा को उस तरफ लेकर गया तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 साइन थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। और ये ऑफकोर्स 2 थीटा यहाँ है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक छोटा सा काम और करते हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं, क्या, सुनिएगा, बहुत काम की बात है। इस 2 को इधर लाते हैं। सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब 2 से यहाँ डिवाइड किया तो ध्यान से देखना, 2 थीटा +2 जब डिवाइड होंगे, जब 2 थीटा +2 डिवाइड होंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा +1। 2 थीटा +2 जब डिवाइड होंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा +1 या 1 + थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए। और जब -पाई को ये 2 डिवाइड करेगा तो हो जाएगा -पाई/2। अब आप मेरी सारी बातें छोड़िए, बस एक बड़ी बेसिक सी बात का जवाब दीजिए। थीटा ऑफ कोर्स कोई पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट एंगल है, राइट, इन दोनों साइड्स के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, यहाँ पर, है ना, ये वाला एंगल है थीटा। अब मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, साइन थीटा की रेंज पर अगर मैं बात करूं तो सर वो होती है -1 से 1 तक। साइन थीटा की रेंज जो होती है वो होती है -1 से 1 तक, ठीक है सर। अब ये है 1 + समथिंग, ये है 1 + समथिंग, यानी आप कहना चाह रहे हो 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं सर, 1 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकती। तो अगर ये 1 के बियॉन्ड जा रही है तो जितना भी हिस्सा 1 के बियॉन्ड जा रहा है, जितना भी हिस्सा 1 के बियॉन्ड जा रहा है, शैलाई से कि सर वो हिस्सा 0 होना चाहिए। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बियॉन्ड ये नहीं जाता है, तो 1 के बियॉन्ड जो भी वैल्यू हो 0 होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हो सर कि थीटा -पाई/2 0 होना चाहिए। जी हाँ, अगर थीटा -पाई/2 0 होना चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, पाई/2। और क्या आपकी ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखो भाई, थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई/2 रखता हूँ तो साइन 90 1 + 90 - 90 0, तो साइन 91 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी, पाई/2 हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इसलिए था कि मुझे इस जोन से थोड़ा डील करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरी बात समझ पा रहे हो, आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ थीटा भी था और साइन थीटा भी था, और दोनों को लेकर मेरा ये एक थोड़ा सा इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच काम कर रहा है, जिसके थ्रू मैं थीटा की वैल्यू पाई/2 ला रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सर थीटा की वैल्यू अगर पाई/2 पता चलती है, अगर थीटा की वैल्यू पाई/2 पता चलती है तो उससे क्या, आई थिंक सर उससे बहुत कुछ पता चलता है। उससे बहुत कुछ मतलब क्या पता चलता है, जैसे ही थीटा की वैल्यू पाई/2 पता चली, अब ध्यान से देखना, मतलब ये जो एंगल है सर, ये आपका कितना है, 90 डिग्री एंगल। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। और अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है, अगर ये एक 90 डिग्री एंगल है, तो मैं एक बहुत ज़रूरी सी बात जानता हूँ सर, बड़ी सिंपल सी, बड़ी बेसिक सी बात सर। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, या तो आप वो राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ, पर उतनी बातें नहीं भी करनी है। तो मैं एक क्रूशियल पॉइंट पर यहाँ पर डील करना चाह रहा हूँ इससे कि सर यहाँ पर देखना, आप बात समझना, आपका सर्कल का सेंटर है 2,4 पर, बिल्कुल सही बात सर। आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है, y = mx, बिल्कुल सही बात सर। और इसकी रेडियस क्या है, 2। मतलब क्या मैं ज़्यादा दिमाग लगाए बिना सर सीधे सीधे ये कहूँ क्या, सीधे सीधे ये कहूँ क्या कि सर 2,4 से, इस सेंटर से 2,4 से, आई थिंक टेंजेंट की इक्वेशन में निकालूं तो बात बन जाएगी क्या, क्योंकि 2,4 से अगर इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, 2,4 से अगर मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ की, मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो छोड़ो, ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे देख लो, इतना घुमाने की जरूरत ही नहीं है। ये पाई/2 पता चला ना, हाँ सर चल गया। अब सुनना ध्यान से, क्या मैं 2,4 से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। क्या आप ये परपेंडिकुलर लेंथ अपने नॉलेज से निकाल सकते हो, सर मेरा नॉलेज ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ये कितना है 2, ये कितना है 2, और ये भी 2 है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की थी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा। अब सुनिएगा काम की बात, अब प्लीज इस बात को सुनना, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो सर अल्फा वल्फा मत बोलो, आप तो इसको बोलो 45 डिग्री, बोल सकता हूँ क्या,
प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना। क्या मैं इस एंगल को या इस एंगल को 45 डिग्री कह सकता हूँ क्या? क्योंकि ये कितना आया आप देख पा रहे हो ना, ये वाला जो एंगल था कितना आया सर, ये एंगल जो थीटा आप मान के चल रहे थे, जिसे आप थीटा कह रहे थे, ये आता है 90 डिग्री। ये कितना आता है भाई? ये आता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री और ये 2 इक्वल है तो ये कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है 45। बहुत काम की बात मैं कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। जैसे ये आपका पॉइंट है ए और यहाँ पे आपने इसे कहा एम, तो मैं निकालने में एक्चुअली अभी फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ ए एम। क्यों? अभी बात करेंगे इस बारे में, पर आप अपने नॉलेज से बताओ ए एम क्या होगा। सर मेरे नॉलेज से जो ए एम होगा वो क्या होगा, अगर मैं ट्रायंगल ए बी एम में बात करूँ तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, मुझे परपेंडिकुलर पता करना है, क्योंकि ये एंगल है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं यहाँ पे साइन 45 से बात कर सकता हूँ? अगर मैं साइन 45 में डील करूं, अगर मैं साइन 45 यानी क्या 1/√2, तो साइन 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी क्या ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक 2 यहाँ आया तो 2 और √2 ने 2 को डिवाइड किया तो √2, तो ए एम की वैल्यू कितनी आएगी सर? ए एम की वैल्यू आएगी √2। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब अगर ए एम की वैल्यू मुझे पता चल गई है √2, जो कि क्या है सर? इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉप की गई परपेंडिकुलर लेंथ। कुछ क्लिक किया, एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू mx, जिसे मैं लिख सकता हूं क्या? mx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। और इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से सर? 2,4 से कितनी है? √2। आई थिंक सर बस ये कर लो, बात बन जाएगी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। 2,4 से इस स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? √2। तो शायद m मैं निकाल पाऊँ, कोशिश करते हैं। देखो भाई 2,4 से निकाला तो 2 इंटू एम तो कितना? 2m माइनस 4 इंटू 1 तो कितना? -4 और 0 कुछ है नहीं तो इस पे आ जाएगा मॉड, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1 + m², जो कि मैं इधर लिख दूंगा। और ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है? √2 के। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी जो कि √1 + m² इसके डिनोमिनेटर में आती है, हमने वहाँ लिख दी। अगर एक छोटा सा काम मैं करना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करना चाह रहा हूँ सर, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो देखो भाई एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। आप जब इस तरफ स्क्वायर कर रहे हो, चलो स्क्वायर करते हैं, है ना? मतलब मैं बस ये कह रहा था आपसे कि जब आप स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी आप स्क्वायर करोगे। तो प्लीज़ इस बात को समझो, जब आप ये स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ से 2m - 4 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो क्या? लेकिन 2 का स्क्वायर यानी 4 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा m - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखना √2 का स्क्वायर कितना? 2 और 1 + m का स्क्वायर का अंडर कैंसिल, तो ये बचा। आई होप मैं बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। मेरा आपसे बस ये कहना है कि यहाँ से 2 इस 4 को कितना बना देगा? 2। आई होप आप एक क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ रहे हो, देख पा रहे हो क्या? अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो देखना स्टूडेंट्स ध्यान से क्या निकल कर आ रहा है। सर यहाँ से क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व किया तो बात सीधी सीधी सी है क्या? यहाँ से अगर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा m², ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा कितना? -2m। आई थिंक सही लिख रहा हूँ क्या? m² + 4 माइनस, कुछ तो मैंने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, ये -4m होगा ना? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है कभी कभी ही। m² + 4 -4m। सर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें क्या? कर दो भाई। तो 2m², 4 कितना हो जाएगा? 8 और -4m कितना हो जाएगा? -8m। ये कितना हो जाएगा? -8m। और इस तरफ तो आपका क्या है? m² + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आई थिंक कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अब सर m² इधर लाए तो 2m² - m², m², है ना? -8m एज इट इज़ रखा और 8 - 1 कितना हुआ सर? ये हो गया 7। सर एक छोटा सा काम कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बात कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे बात कर लेते हैं। बस एक बार मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं। 2,4 से डिस्टेंस निकालनी है तो हो जाएगा 2m - 4, है ना? डिवाइडेड बाय 1 + m², और वो किसके इक्वल होगा? √2 के, और इसका मॉड था तो स्क्वायर किया, 2 कॉमन लिया तो m - 2। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते ताकि कहीं कोई हम एरर तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 गया तो बचा 2, है ना? 1 + m², तो ये हो जाएगा m² + 4 - 4m। 2 मल्टीप्लाई किया तो 2m² + 8 - 8m और वो m² + 1, ये हो जाएगा m² - 8m + 7। बिल्कुल सही। अब यहीं पर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर रहा हूँ। आई होप आप ये बात समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा m², आई होप आप देख पा रहे हो। ये कितना हो जाएगा? -7m - m + 7 = 0। और अगर आप यहाँ से m की वैल्यू निकाले तो एक फैक्टर क्या बनेगा सर? एक फैक्टर बनेगा m - 7। आप सभी को दिख रहा है। यहाँ से आप क्या ले लोगे? -1 कॉमन, तो एक फैक्टर क्या बन जाएगा? m - 1। तो m की एक वैल्यू तो आएगी क्या? 1, और एक वैल्यू आएगी 7। m की एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी 7।
और ऐसा अगर मैं देखूं तो आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने आंसर निकाल लिया है कि m की एक वैल्यू तो आई है 1 यानी y इज इक्वल्स टू mx यानी y इज इक्वल्स टू 1x, एक वैल्यू आई है 7 यानी y इज इक्वल्स टू 7x। आई होप कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा, बेहतरीन और मज़ेदार सा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी सारे पार्ट ट्रिकी थे, बहुत सारी क्रूशियल चीज़ें हमने डिस्कस की। ये सारी चीज़ें आपके लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कहा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं हम करने वाले हैं कि कोई ट्रायल वर्जन हम करवाएंगे और फिर आगे जाकर कह देंगे कि पेड वर्जन के लिए, फीचर अनलॉक करने के लिए कुछ कॉस्ट है वो दे दो, पे कर दो, ऐसा नहीं होगा। ये जो पूरी सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक है, जो कि आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की थरो, कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड आपकी तैयारी करवाएगी 11th-12th का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए, बहुत डिटेल्ड मैनर। मतलब हम हर एक चैप्टर को करेंगे, उसके हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके हर कंसेप्ट के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स करेंगे और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और उसके बाद उसी चैप्टर की JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे। आप हमारे नोट्स के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भाई। बस गुजारिश इतनी सी है कि आप इन्हें और भी लोगों से शेयर करिए। क्यों भाई? क्योंकि आप समझो ये कितने सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो प्लीज़ इसे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सकें। इसी के साथ साथ ज़रूरी बात यह स्टूडेंट्स कि इस प्लेलिस्ट को आप भी सेव करके रखिए ताकि आपका कभी कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, आप हमेशा सिंक में रहो, आपको दिखते रहें कितने वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं, इतने बाकी हैं, इतने और देख लेने हैं। मतलब हम डेली आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली हम कोर्स कंप्लीट करवा के एक अच्छी तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजें। और मेरा यकीन करिए जो सिंगेज की पैकेज है, ये जो पूरा मैथमेटिक्स का पैकेज है जो JEE एडवांस्ड के लिए है, ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा आपका सिलेबस कवर करता है बहुत डिटेल्ड और थरो मैनर। मेरा यकीन करिए इससे अच्छी बुक नहीं हो सकती अगर आप एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल्ड और एकदम मेटिकुलस तैयारी करना चाहते हो। मतलब जहाँ हर एक आयाम आप एक्सप्लोर करना चाहते हो विड्थ वाइज, और फिर उनकी डेप्थ में जाना चाहते हो, गहराइयों में जाके हर कंसेप्ट को पढ़ना चाहते हो कितना डेप्थ में, कि आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएं, बिल्कुल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाए कि जो जो आ सकता है सब आपको पता हो। बस ये सारी बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करिए, अटेंटिवली, फोकस के साथ, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा प्लीज़, अच्छे से पढ़िए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। और बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बनाओ, वही आप प्रेफर करोगे रिवीजन के वक्त, तो नोट्स खुद से बनाओ, स्क्रीनशॉट मत लो यार, नोट्स बनाओ, लिखो, आपके नोट्स हैं वो आपकी समझ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और उन्हीं से रिवाइज करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया पर मुझसे पहले आप खुद करिए। क्वेश्चन हो सकता था लास्ट वाला थोड़ा टफ था, अंडरस्टैंड, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थी, पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा वो। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की, इस कैटेगरी के क्वेश्चंस की हमें आदत या हैबिट डालनी है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं। आई होप आप सारी बातें जानते हैं, मुझे और कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो और अच्छे से वीडियोस देखो और पढ़ाई करो। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर JEE एडवांस्ड के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे सर्कल चैप्टर के, और इस तरीके से इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। विद दैट मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है इतना। स्टूडेंट्स ख्याल रखिए आप सभी अपना। तो आज के लिए आई थिंक कल्मिनेट करते हैं लेक्चर को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।